नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज हमारी चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हम भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा उसके विषय में हम पुनरावलोकन करेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे। फिर उसके पश्चात कार्बन के अपर रूप, आप देख रहे हैं हीरा तथा ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप हैं, इनके गुणधर्म तथा इनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत श्रृंखलन तथा कार्बन की चतुसंयोजकता के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होती हैं। उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक और उनके उदाहरणों को देखेंगे कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। और अंत में हम श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो बच्चों पिछले भाग में पार्ट 1 में आपने कार्बन के विषय में जाना कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है। बहुत सारी आपने वस्तु देखी थी जिनमें कार्बन था। आपने देखा कि आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल की जो लेड है वो भी कार्बन की बनी हुई है। उसी तरीके से आपने चाहे शुगर लिया, चीनी, ये भी उसमें भी कार्बन मौजूद है। डायमंड है वो भी कार्बन का ही एक रूप है। चौक है उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ों को पिछले भाग में आपने देखा कि बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनमें कि कार्बन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आपने कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनता है उसके विषय में अध्ययन किया और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन अणु का बनना आपने इसके पिछले वाले भाग में सीखा। उसके पश्चात बच्चों आपने कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनते हैं उसके गुणधर्मों के बारे में जाना था और अंत में आपने कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उसके विषय में अध्ययन किया है। तो कार्बन के अपर रूप की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक था क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा था अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में आपने बताया था कि हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इन क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और इनके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में जो पहला कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है वो है हीरा अर्थात डायमंड। तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है बच्चों, जिसमें प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक, जो प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा वो क्या होता है, जुड़ा रहता है। जिसके कारण और इसके साथ साथ इसकी जो संरचना होती है वो 3 डायमेंशनल और यहाँ पे देखिए एक जालक संरचना इसकी होती है। जो डायमंड है उसकी जो संरचना है आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, 3 डायमेंशनल और जालक संरचना इसकी होती है। और इसी के कारण इसको आप जानते हैं कि डायमंड जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो आइए देखते हैं कि इसके सामान्य कौन कौन से गुणधर्म हैं। जो हीरा है इसके सामान्य गुणधर्मों में सबसे पहले देखिए, ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। मतलब कि डायमंड क्या है, इसके अगर भौतिक गुणधर्मों की अगर हम बात करें तो ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है और इसकी जो चमक होती है, आप जानते हैं कि जो हीरा है बहुत चमकदार होता है, तो उसकी जो चमक है वो उसकी उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। दूसरा, आप जानते हैं कि यह एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है। और तीसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक आप जानते हैं जिसमें से विद्युत होकर प्रवाहित नहीं हो सकती। तो हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। इसके उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हीरे का जो उपयोग है वो मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने वाले चाकू में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, आभूषणों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि हीरा बहुमूल्य वस्तु है और इसका जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाता है, आभूषणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं।
दूसरा जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट, क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन परमाणुओं की एक परतदार संरचना होती है, मतलब परत दर परत उसमें क्या होती है, जुड़ी रहती है, जिसमें एक जो कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जब एक कार्बन से 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। मतलब अगर बहुत सारे जब कार्बन हैं तो बहुत सारे वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के मुक्त अवस्था में रहने के कारण ही जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक परतदार संरचना बनाती है। और परतदार संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की है, षटकोणीय। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय ये संरचना बनाती है। और आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम इसको एक लेयर माने, कार्बन परमाणु की एक परत माने, ये दूसरी परत है, तो एक परत दूसरी परत के ऊपर इस तरीके से रहती है। ठीक है, जो कि क्या हो सकती है, फिसल भी सकती है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है उसको आप जब छुएंगे तो हल्का सा चिकना महसूस होगा और वो फिसल भी सकता है। ठीक है, इसमें जो दोनों परतें होती हैं ये बहुत ही दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट में आपको ध्यान रखना है एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखते हैं आगे कि ग्रेफाइट के कौन कौन से सामान्य गुणधर्म हैं। सबसे पहला, ये भूरा काला और पारभासी पदार्थ है। भूरा काला, आप ग्रेफाइट को देख ही रहे हैं, पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये कैसा है बच्चों, भूरा काला और पारभासी पदार्थ है। पारभासी का मतलब क्या होता है, पारभासी का मतलब जो अपने अंदर से प्रकाश को बहुत ही कम जाने दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। दूसरा, यह हीरे से हल्का, मुलायम तथा चिकना होता है। और तीसरा बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसीलिए आप अपनी लेबोरेटरी में देखते होंगे कि ग्रेफाइट की जो छड़ है उसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसके बाद इसके उपयोग देखिए, क्या क्या इसके उपयोग हैं। आप देख रहे हैं कि पेंसिल के लिए लेड के रूप में, मतलब ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो पेंसिल के लिए कहाँ पे किया जाता है, लेड के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, इसके चूर्ण का जो प्रयोग है वो मशीनों में पुर्जों में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुए कार्बन के क्रिस्टलीय जो रूप हैं, जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, उनके गुणधर्म और उनके उपयोग। तो चलिए आगे चलते हैं। और इससे पहले क्रिस्टलीय के बाद अक्रिस्टलीय की अगर हम बात करें तो अक्रिस्टलीय में आपने पिछले भाग में पढ़ा है कि काजल, चारकोल, कोयला, ये सब कार्बन के कैसे हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की लगभग 3 मिलियन यौगिक जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतने अधिक मात्रा में कार्बन जो है यौगिक बनाता है या कार्बन प्राप्त होता है, तो उसका क्या कारण है, मतलब कार्बनिक यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, इसको हम देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में सबसे पहला है श्रृंखलन, जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। देखिए बच्चों, कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन ही, आप जानते हैं कि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि स्वयं के परमाणु, मतलब कार्बन के ही परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के ही परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजी आबंध वाले एक लंबी, खुली या फिर बंद श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं,
कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन का ये जो गुण होता है इसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। मतलब कि जो कार्बन है वो इस तरीके से जुड़ सकता है, जितनी चाहें आप लंबी श्रृंखला कार्बन की यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन की कितने परमाणु लिए, 4 परमाणु लिए और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, और अन्य जो तत्वों के परमाणु है इसमें जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से आप कम भी ले सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी आप कार्बन के परमाणुओं को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इस तरीके से अन्य तत्वों के परमाणुओं को यहाँ पे जोड़ के नए अणु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये जो गुण होता है कार्बन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और इसके कारण ही जो कार्बन है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो पहली चीज हो गई कैटिनेशन। दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता या फिर टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक है 6, पिछले भाग में आपने पढ़ा है। अगर हम बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2,4। मतलब इसके बाह्यतम कोष, पहला कोष होता था बच्चों K, दूसरा कोष होता था L। L में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। इसका मतलब कार्बन अपने ही तत्व के परमाणुओं से या फिर हाइड्रोजन से या फिर हैलोजन से मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो ये कहलाती है बच्चों कार्बन की चतुसंयोजकता या फिर टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। आगे चलते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इसके विषय में जानकारी करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। देखिए, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त कार्बन या फिर संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। एकल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां पे उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक को ही बच्चों एल्केन भी कहते हैं। जो संतृप्त यौगिक हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त यौगिक को ही एल्केन कहा जाता है और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो संतृप्त यौगिक में आप देख रहे हैं जो पहला यौगिक आ रहा है वो है CH4। अगर हम n की जगह पे 1 रख दें तो यहाँ आप देखिए इस फार्मूले में n की जगह पे 1 रखेंगे तो H की जगह पे H2 इंटू n की जगह पे 1 और +2। इसका मतलब यहाँ पे आ गया C1H2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, मतलब CH4। तो संतृप्त यौगिक का जो पहला जो वो आएगा, पहला जो यौगिक है वो क्या हो गया, CH4, मतलब मेथेन हो गया। उसी तरीके से जब इस फार्मूले में n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो दूसरा जो यौगिक आपका आएगा वो क्या आएगा, एथेन, मतलब C2H6। अब देखते हैं कि इस एथेन की संरचना हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से हम इस एथेन की संरचना को बना सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एथेन है इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में कार्बन के 2 परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, मतलब कार्बन का कंकाल बनाएंगे और C और C के बीच में कौन से कितने बॉन्ड लगेंगे, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो कार्बन कार्बन परमाणु इस तरीके से हमने जोड़े, ये जो
खुली वाली श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 इधर हो गए, और यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। इस तरीके से आपने हाइड्रोजन के जो 6 परमाणु थे उसको आपने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की जो चारों संयोजकताएं थी वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, 1 2 3 4। उसी प्रकार से इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हो गया C2 और ये हो गया H6। मतलब ये जो संरचना है C2H6 की, उसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कार्बन का कंकाल बना लेना है और उसके बाद जितने हाइड्रोजन हैं उसको वहाँ पे जोड़ लेना है और देखना है कि ये कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं। उसके बाद अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बनाना चाहें तो C2 है, मतलब कार्बन कितने हैं, 2 हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन है 6, तो हाइड्रोजन इधर लिख लें। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के साथ क्या करेगा, ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन यहाँ पे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा और इसी प्रकार से यहाँ पे ये स्थायी विन्यास ये सारे हाइड्रोजन प्राप्त कर लेंगे। अब आप देखें कार्बन की तो 2 4 6 7, अगर हम इसको भी ले लें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के बाह्यतम कोश में और ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से इधर का जो कार्बन है वो भी इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन का भी स्थायी विन्यास ये प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो कि एथेन की है C2H6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, प्राप्त की जा सकती है। ठीक, ये हो गई आपकी C2H6 या एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या है बच्चों, अभी आपने देखा था संतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता था, लेकिन असंतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो द्विबंध होगा मतलब डबल बॉन्ड होगा, या फिर त्रिबंध होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आप भाग 1 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो उनको हम लोग एल्कीन भी कहेंगे, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो डबल बॉन्ड वाले जो यौगिक हैं उनको हम लोग एल्कीन कहेंगे, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होंगे उनको हम लोग एल्काइन कहेंगे, जिनका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अब देखते हैं, जैसे C2H4, ये क्या है बच्चों, C2H4 एथीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी संरचना क्या होती है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम यहाँ पे इसकी एथीन की बना सकते हैं। तो उसी तरीके से स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो पहले हम स्टेप 1 में कार्बन के दोनों परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। फिर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करें, कार्बन के 2 परमाणु तो ऐसे ही जुड़ गए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो क्या किया जाए, एक इधर और उसी प्रकार से एक इधर जोड़ देते हैं।
लेकिन इसको जोड़ने के बाद अगर हम देखें कि कार्बन क्या अपनी सारी संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है, तो आप देखिए कार्बन 1 2 3, सिर्फ 3 ही संयोजकताएं इसकी संतुष्ट हो रही हैं, चौथी संतुष्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3, क्योंकि अब हमारे पास कोई और हाइड्रोजन परमाणु नहीं है इसमें कहीं पे भी लगाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। और चूंकि एक संयोजकता संतुष्ट नहीं हो रही है, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बना देंगे। तो अब आप देखेंगे तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 संतुष्ट हो गई, इस कार्बन में भी 1 2 3 4 ये संतुष्ट हो गई। इसका मतलब कि ये अब क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाएंगे। अब इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को देखना चाहें, कार्बन कार्बन और यहाँ पे हम दिखाएं 1 2 और इधर 1 3 4, 1 2 3, यहाँ 4, एक हाइड्रोजन इधर से उसका एक, और ये हाइड्रोजन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से ले लेगा, और ये कार्बन क्या है 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर से साझे से करेगा और यहाँ पे अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे शेयरिंग होगी, इस हाइड्रोजन की भी यहाँ पे शेयरिंग होगी, और ये कार्बन क्या करेगा, इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में हो गए। अब हम इसको अगर बॉन्ड के द्वारा दिखाना चाहें तो वही चीज़ जो यहाँ पे आई थी आ जाएगी। सी और सी के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉनों के जो है साझेदारी हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड लगेगा ये, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये हो गया C2H4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि C2H4 को हम किस तरीके से उसकी संरचना को बताएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय। एल्केन के विषय में यहाँ पे हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय क्या होती हैं। श्रृंखलाओं के विषय में आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे शुरू होना है नॉमेनक्लेचर या नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति है उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या को देखकर उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एल्केन की, ध्यान रखिएगा। अगर 1 है तो उसको कहेंगे मेथ, और चूंकि एल्केन है तो उसके लास्ट में लगाएंगे एन। अगर एल्कीन होगा तो लगाएंगे ईन, और एल्काइन होगा तो लगाएंगे आइन। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ एल्केन की, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों, एन लगाएंगे। जब कार्बन परमाणु संख्या 1 होती तो उसको क्या कहते हैं, मेथ, दूसरे को एथ। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है तो उसको कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो उसे कहते हैं ब्यूट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है तो उसको कहते हैं पेंट, और कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है तो उसे कहते हैं हेक्स। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम क्या करेंगे, कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका नाम रखेंगे। जैसे ही कार्बन 1 होगा तो उसको हम कहेंगे मेथ, 2 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे एथ या एथ, ठीक है। 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, अगर 5 कार्बन के परमाणु होंगे तो उसे पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो अलग इस तरीके से हेप्ट, फिर 8 होंगे तो ऑक्ट। इस तरीके से हम कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर नाम रखेंगे। चूंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं एल्केन्स के बारे में, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। मतलब एक कार्बन परमाणु होगा, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ CH4 मेथेन है, इसमें कार्बन का परमाणु कितना है, 1 है, और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे।
मतलब इसका नाम हो गया मेथेन। मेथ प्लस एन क्या नाम हो गया उसका? मेथेन हो गया। और एल्केन का सूत्र भी हमने आपको बताया था, CnH2n प्लस 2, ये हमारे एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। अब अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ n की जगह पे जैसे ही 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा। जब कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है, 2 को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। तो एथ के साथ लास्ट में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसका मतलब इसका जो नाम हो गया ये क्या हो गया? एथेन। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 यहाँ पे रख दें तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 रखेंगे तो C3H3 2 6 प्लस 2 8, तो C3H8 आएगा। और C3H8 का मतलब 3 का मतलब प्रोप, और लास्ट में एन लगाएंगे तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन हो गया। उसी तरीके से अगर 4 परमाणु होंगे C4 तो H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो C4 का मतलब 4 परमाणु का मतलब हो गया ब्यूट, और जब ब्यूट के आगे एन लगाएंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। उसी की तरह आगे देखते हैं, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है C5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H12। तो C5H12 को हम लोग क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। और उसी तरीके से अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो C6H14 होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हेक्स होता है, एन लास्ट में लगाएंगे और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों कार्बन के उसके नामकरण कर सकते हैं। हाँ, उसकी संरचना के विषय में और जो देख लें यहाँ पे, तो CH4 है तो इसकी संरचना C और H4 इन चारों जगहों पे यहाँ पे H जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना बनाई जा सकती है। C2H6 की अगर हम बात करें तो C2H6 में C 2 बार ऐसे, और इधर इन तीनों जगहों पे कार्बन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस तरीके से C2H6 की संरचना यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों आप ये संरचनाएं भी आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सरल। C3 है तो C को 3 बार लिखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे इनकी संरचनाओं को आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। ये गृह कार्य बच्चों आपको करना है कि C3H8 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को आपको बनाना है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कैसे इसको हम बनाएंगे, उसको बनाना है। 2 असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के आपको उदाहरण देने हैं, अभी आपने पढ़ा। और कार्बन किस प्रकार की श्रृंखला बनाता है, और एल्केन का सूत्र क्या है। आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे के सूत्र आपने पढ़े हैं, तो एल्केन का सूत्र क्या है ये आपको बताना है।